अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोज़नामा। साथ ही शो को होस्ट करेंगे। बस एक चीज़ मैंने कहा था, मैं ज़रा स्टार्ट में बता देता हूँ लोगों को। दैट वाज़ कि जब हम लोग अपने शो में कॉल्स दे रहे होते हैं, चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। रिफाइनरी सेक्टर चल रहा था, तो पीआरएल को भी हम डिस्कस कर रहे थे और हमने पीएसओ को भी शो में बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया है और कंटिन्यूअसली डिस्कस किया है। बल्कि हमारे कल चैनल पे भी पीएसओ की एनालिसिस भी डले थे। हमने ये बात की थी कि जब रिफाइनरी चलेगा, पीआरएल चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पीएसओ पर आएगा और उसकी वजह ये है कि पीएसओ के पास होल्डिंग है पीआरएल की। ऑल्दो के कैश के मसले हैं, सब चीज़ें हैं, बट पीएसओ के अंदर कैपिटल गेन की जगह है और ये हमने कंटिन्यूअसली इस शो में, मिड डे में भी, रोज़नामा में भी कवर किया है। हमारे चैनल पे भी ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और अगर हम कल के दिन ही देखें तो पीएसओ ने अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 10% का गेन दिया है, विच इज़ अ गुड गेन। अगर हम इसको जैसे हम फिक्स रिटर्न से कंपेयर करते हैं तो सालाना बैंक का ये रिटर्न होता है जो आपको सिर्फ एक कंपनी में कल के दिन मिल गया है, विच इज़ पीएसओ। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये तो हम क्योंकि शोज़ में कवर करते रहते हैं, चाहे मिड डे हो, रोज़नामा हो, पल्स हो, दंगल हो, कोई भी शो। लेकिन उसके अलावा हमारे चैनल पे आपको फ्री इन्फॉर्मेशन मिलती है और अगर आप रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम आपको अपने ग्रुप्स में लाइव कॉल्स के ज़रिए और एनालिसिस के ज़रिए अपडेट करें, तो आप हमारा एलीट क्लब जॉइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है और तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। जी साहब। एक और चीज है इसमें कि एलीट क्लब के अंदर हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, जिसमें स्विंगवुड स्टॉक पे, ट्रेडवुड स्टॉक पे, इन्वेस्ट और रिसर्च ग्रुप, ये भी एक न्यू एडिशन है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बस जैसे मुफीज ने नंबर बताया, आप व्हाट्सएप करेंगे तो तफसीलात आपको मिल जाएंगी। मुइज, हम मार्केट को डिस्कस करें। 2500 पॉइंट्स मार्केट ने आज गिरा दिए। लास्ट वीक से अगर हम देखते हैं, पूरे हफ्ते में तकरीबन 1300 पॉइंट्स के करीब मार्केट नेगेटिव हुई और आज 2500 पॉइंट्स की गिरावट। ऑयल को देखें तो 82, 84, इसी की 80s की रेंज के अंदर ही चल रहा है। क्या खास वजूहत थी आज, जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या है? देखिए, अगर साथ टेक्निकली हम बात करते हैं तो पिछले 2 हफ्ते से मार्केट ना एक रेंज के अंदर फँसी हुई थी, जो 179 का लो था, 179,400 स्पेसिफिकली मार्केट का लो था और 182 का हाई था। पिछले 2 हफ्ते से मार्केट इसी रेंज के अंदर थी और ऑब्वियसली जब एक रेंज ब्रेक होती है, अगर 182 मार्केट ब्रेक कर देती तो मार्केट 185 तक जा सकती थी और मार्केट ने 179,400 का लेवल ब्रेक कर दिया और उसके बाद ऑब्वियसली सेलिंग बनती थी। और हफ्ते 2 हफ्ते पहले की वीडियो में जब मार्केट 179 की बात हुई थी, तो मैंने लोगों को बाइंग करवाई थी यही कह के कि अगर मार्केट 179 ब्रेक करेगी तो हमारा शॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉस होगा और फिर हम नीचे 175 के अराउंड, जो हमारा एक बहुत पुराना एक गैप अब ओपनिंग हुई थी, गैप था बीच में, मार्केट ने रिकवर भी कर लिया था, फिल भी कर लिया था। तो मैंने कहा था कि वहां पर बाइंग करेंगे, तो एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ। अगर हम टेक्निकली बात करते हैं मार्केट के अंदर, ऑब्वियसली टेक्निकल पे ही मार्केट चलती है और एक लेवल बाय लेवल्स मार्केट चलती है। लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट के अंदर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया। इवन जो रिफाइनरी पिछले कई दिनों से मार्केट को सपोर्ट कर रही थी, 1 डेढ़ महीने से, उन्होंने भी जो है वो थका के उसके अंदर उनके अंदर भी सेलिंग आ गई अच्छी खासी। सुबह जो पीआरएल 91 92 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो जो है हम्म, उसने 81 रुपीज का लो लगाया, 10 रुपए विद इन 8 ट्रेडिंग सेशन एक दिन के अंदर हम्म, निकाल दिए। तो हम्म, बहुत मेजर सेलिंग मार्केट के अंदर आई और न्यूज भी चल रही है कि इमरान खान को जो है वो शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि उसका प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर एक प्रेशर आना था, ड्यू था टेक्निकली। हम्म, और इसके अलावा अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो पिछले हफ्ते 78 $77 के पास था, उसके बाद $84 पे चले गया था, जिसका मार्केट ने इम्पैक्ट नहीं लिया था, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ये बात करते हैं कि मार्केट अब इम्पैक्ट नहीं लिए। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट हम्म, ने सारे इम्पैक्ट विद इन अ डे ही ले लिया। सारे इम्पैक्ट तो खैर हम्म, नहीं, 2,500 पॉइंट ही, इतनी कोई ज्यादा आई थिंक हम्म, पॉइंट या इतने कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आया हम्म, मार्केट में, लेकिन स्टिल जो प्रेशर ड्यू था वही आया मार्केट के अंदर। मोइस, हम जहाँ पे बात करते हैं, मार्केट ने आज 2500 पॉइंट्स गिराए हैं, तो कहीं साइडवेज मार्केट चल रही थी, तो अब जो मार्केट ने पॉइंट्स लूज किए हैं 2500, इससे क्या एक बेहतर मोमेंटम बन सकता है? मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपना एक पुल बैक कर सकती है और हम एक बेहतर लेवल्स दे सकते हैं इस वीक के अंदर, या मजीद कुछ करेक्शन या साइडवेज नजर आ रही है मार्केट आगे? देखिए, अब मार्केट जिस तरह की चल रही है ना, मार्केट के अंदर एक हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, जिसके अंदर मार्केट ज़्यादा गिरती नहीं है और ना ही ज़्यादा बढ़ती है। कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है मार्केट। हम्म, और हम लोग कंटिन्यूअसली लोगों को गाइड भी यही कर रहे थे, कम क्वांटिटी के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो करें। और जो शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर है, आपके दूसरे सेक्टर जिनके अंदर ज़्यादा कैपिटल गेन लोगों को मिल गया था, जी, जैसे कि पीएस तो कल बढ़ गया था, फिर 390 हम्म, का हाई लगाया, आज वो भी थोड़ा सेटल डाउन हुआ। तो जो शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनके अंदर मेजर सेलिंग आई है मार्केट के अंदर। तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाकर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी बाइंग नहीं करनी है हमने। मैंने जैसे बताया 175 से लेकर 176 तक की बाइंग रेंज हमने रखनी है और इसी के ठीक दरमियान है। कल मुझे लगता है कि मार्केट अगर मौका दे तो वहां पर हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और थोड़ी क्वांटिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वही शेयर्स लेने हैं जो चलते हुए मार्केट के अंदर शेयर्स हैं, वही सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाकर की भी काम कर सकते हैं हम इनके अंदर। ठीक है, हम स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर भी आएंगे मुफीस। मैं पहले कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। केएसपी पंप्स का भी रिजल्ट आया और मैंने देखा है कि इसकी जो नेट सेल्स हैं वो 46.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ चुकी हुई हैं। क्या रीजन आपको नजर आती है केएसपी पंप्स की सेल्स भी बढ़ने की? और थोड़ा सा काफी लोगों को आइडिया भी नहीं है केएसपी पंप्स के बिजनेस मॉडल का, थोड़ा सा अगर आप बता दें कि कंपनी करती क्या और रिजल्ट कैसा था इसका।
इसके जो सेल्स वॉल्यूम थे, दे वर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के अच्छा हैं, तो इसलिए इसकी ईपीएस और इसके जो मार्जिन से बेहतर ठीक है। है। एंड केएसबी पंप्स पे तो आपने आई थिंक वीडियो बनाई है, हम एक काम करेंगे ना, जी। उस वीडियो का लिंक अटैच कर देंगे नीचे, ताकि वो एनालिसिस लोग पूरा देख लें तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल हुँ, जाएगी केएसबी पंप्स क्या करती है। लेकिन ठीक है। ओवरऑल रिजल्ट वाज़ गुड, ग्रोथ नज़र आई कंपनी में। शेयर प्राइस किस तरह ग्रो करेगा, केएसबी पंप में उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग मुझे नहीं लगता कि लोग करते भी हुँ, हैं या इतने ज़्यादा लोग काम करते हैं। राइट। तो इट्स मोर लाइक कि अगर आपने कंपनी की बुक देख के कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हुँ। थोड़ा मोटा आपको गेन शेयर में मिल जाएगा। ऐसे साइट इतने वॉल्यूम्स लग नहीं रहे होते केएसबी पंप में, बट जब लगे थे तो उसकी भी कॉलम हमारे ग्रुप्स के अंदर दी गई थी। मूवीज फास्ट केबल्स का भी रिजल्ट आया, इसकी भी जो नेट सेल्स हैं वो बढ़ गई हैं 21.5% ईयर ऑन ईयर, और नेट प्रॉफिट भी इसके इंक्रीज हो गए हैं। कैसा देखते हैं रिजल्ट को फास्ट केबल्स के ओवरऑल, इस बारे में भी बताइए। देखिए प्राइसिंग भी अच्छी रही है, वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ रही है, ₹1.5 का फास्ट केबल्स ने जो डिविडेंड दिया जी, है। सो जी, यस, जी। फास्ट केबल्स की भी आप ही ने जो है मुझे याद है एनालिसिस किए थे, हमें काम करेंगे उसका भी लिंक नीचे लगा देंगे। तो उस कंपनी का पूरा बिज़नेस मॉडल जो है वो एक क्लैरिटी के साथ लोगों को समझ आ जाएगा, बट ओवरऑल रिजल्ट वाज़ गुड। बिल्कुल ठीक है। मैं इससे पहले अगली कंपनी को डिस्कस करूँ, हम जब ज़ूम सेशंस कर रहे होते हैं उसमें भी स्पेल से रिलेटेड काफ़ी सवाल आए थे। लास्ट ईयर हमने देखा था कि एंड में स्पेल ने थोड़ा अपने अंदर मोमेंटम दिखाया था, 70s 80s के अंदर रेंज में भी गया था ये। बट काफ़ी टाइम से स्टक है स्पेल, उस तरह चल नहीं रहा, लेकिन अभी इसका रिजल्ट भी आया है। तो किस तरह का रिजल्ट आप इसका देखते हैं? ओवरऑल डिविडेंड इसने कितना अनाउंस किया और क्या प्रोजेक्शन लगती है आपको आगे इसकी? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तो कंपनी के कुछ 4.5% से नीचे आए हैं, और उसके ठीक है। प्राइसिंग का प्रेशर था, और फिर जो एक्सपेंसेस थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे वो बढ़े। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से रिजल्ट ओवरऑल थोड़ा-सा नीचे आया है। इट्स नॉट वेरी सैटिस्फैक्टरी। आई थिंक 0.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है इसने। जी, जी। ऑलरेडी हमने देखा था रिजल्ट से पहले कंपनी थोड़ा-सा चल चुकी थी, और थोड़ा बहुत शेयर प्राइस हमने मोमेंटम एक एक पिछले सालों में ना, पिछले साल में देख लिया था कंपनी के अंदर। हुँ, अब उसके बाद अब कंपनी का क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो बस वही होगा कि अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आएँगे और ट्रेडिंग के हुँ, अंदर एक्टिविटी बनेगी, तो अब क्योंकि रिजल्ट आ गया है, चीज़ें मटेरियलाइज़ हो गई हैं, तो वो अब हवा निकल गई है। वो जो होता है ना, वो एक एक राइट। एंटिसिपेशन होती है रिजल्ट से पहले, हुँ, वो अब कंप्लीट हो गई। तो अब कंपनी थोड़ी करेक्ट हो सकती है, ये हमने हमेशा एक प्रैक्टिस देखी, कंपनी थोड़ी करेक्ट होगी, उसके बाद थोड़ी कंसोलिडेट होगी, एंड इन फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से, फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत हम चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन फॉरेन शायद चलता हुआ ना देखें। ठीक है। अब जैसा आपने कहा फ़ौरन चलता हुआ ना देखें, लोअर सेल्स वॉल्यूम्स इसके रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट टाइम जब इसका रिजल्ट आया था, कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं था। इन्वेस्टमेंट के हवाले से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन में स्पेल से एग्ज़िट कर जाना चाहिए, या एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपाउंडिंग करा देगी आप? देखें, अभी आई थिंक देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। जो जी, प्राइस इसने रिफ्लेक्ट करनी थी शेयर प्राइस में, आई थिंक वो कुछ पिछले टाइम में वो रिफ्लेक्ट कर चुकी है। अब आई थिंक थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, और आपके पास इससे बेहतर ऑप्शंस हैं। पर अगर क्योंकि आप जब बात करते हैं ना कंपाउंडिंग की, तो स्पेल में भी आपको कंपाउंडिंग का तो वो चांस नहीं शायद मिले। येस, थोड़ा बहुत आपको कैपिटल गेन मिल सकता है, बट कंपाउंडिंग के लिए मुझे नहीं लगता अभी इट्स इट्स एन अट्रैक्टिव प्ले। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुइज़, हमारे पास चिराग पैकेजिंग का भी रिजल्ट आया है, और इसकी भी नेट सेल 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ गई है। इसके बिज़नेस मॉडल को, इसका रिजल्ट आप किस तरीके से देखते हैं और इसकी प्रोजेक्शन आपको कैसी नज़र आती है? देखिए, ₹106 पे अपर कैप भी लगा और 3 या साढ़े ₹3 के करीब का इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया जी, है। अर्निंग्स की बात करते हैं तो ₹13 का है, और जी, नॉर्मली अगर हम इस पूरे सेक्टर को देखते हैं तो 10-12 का मल्टीपल इसके अंदर चलता है, क्योंकि इनका पे आउट भी कम होता है, लेकिन कैपिटल गेन के चांसेस हमें इसके अंदर अच्छे मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम पी रेशियो से देखें तो ₹130 का उसका पहला प्राइस पॉइंट निकल के आ रहा है। 10 के मल्टीपल पर, तो ₹130 के लिए तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ऐसे बहुत अच्छी कंपनीज़ मौजूद हैं इसी सेक्टर के अंदर। आईपाक की अगर हम बात करें, पैकेजिंग जी, सेक्टर के अंदर ही आती है, इसी सेक्टर में आती है। तो ठीक है। और स्पेल की, जैसे कि मुफीज़ ने बात की, मुझे लगता है कि उनके अंदर ज़्यादा बेहतर हमें कैपिटल गेन्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। हम स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर आएँगे उससे पहले मुफीस, एक खबर हमारे पास आई थी कि मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया है कि लिथियम आयन जो बैटरी स्टैंडर्ड्स हैं, वो न्यू एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी के मुताबिक कुछ नए स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। कौन-सी कंपनीज़ हैं जो एग्ज़ैक्टली इससे अफ़ेक्ट हो सकती हैं, बेनिफिशियरी होंगी? थोड़ा-सा इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, बैटरी सेगमेंट में जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास जी, ट्रीट बैटरी है, हमारे पास एक्साइड है, हमारे पास एटलस बैटरी है। मोस्टली बैटरी के सेगमेंट में यही कंपनीज़ काम करती हैं। ट्रीट बैटरी का ऑलरेडी लिथियम आयन की बहुत सारी खबरें आई थीं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की बात आ रही थी, और ट्रीट बैटरी उस वक़्त मौज़ू भी बना हुआ था। अब लेट्स से ये पॉलिसी किस तरह आती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, मैंने अभी और डिटेल से खबर पढ़ूँगा कि इसमें क्या जी, चीज़ें लिखी हुई हैं। आई थिंक बट ये 3 कंपनीज़ में भी अगर आप देखें, तो आई थिंक ट्रीट ओवरऑल अब ग्रुप बहुत जी, डाइवर्सिफ़ाई चेंज हो रहा है। राइट, काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, तो और अगर हम शेयर प्राइस के हवाले से भी देखें ना, तो अगर हम ट्वीट कंपनी का भी शेयर प्राइस देखें, तो उसमें हमने जी, एक समझे टर्न अराउंड स्टोरी देखी। बट हम अगर एक साइड की ऑन द अदर हैंड बात करते हैं, हम एटलस बैटरी की बात करते हैं, तो ओवरऑल उस तरह के हुँ, शेयर प्राइस में हमें कुछ जगह नज़र नहीं आई है, उस तरह की हमें राइट, अभी मुझे अपसाइड नज़र नहीं आई। सो येस, स्ट्रीट बैटरी को हम देखा जा सकता है कि बैटरी सेगमेंट में यहाँ पे एक एक दैट कुड बी अ प्ले।
कि जब ऑब्वियसली जब पॉलिसी ड्राइव होगी, जब चीज़ें क्लैरिटी में आएँगी, तो ये एक कंपनी हो सकती है दैट यू कैन पुट इन योर वॉच लिस्ट। करेक्ट। हम थोड़ा सा रीट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं मुझसे स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड भी डिस्कशन करूंगा। एसईसीपी ने अप्रूव कर दिया न्यू नाजमाबाद अपार्टमेंट्स की रीट की पब्लिक ऑफरिंग। थोड़ा सा रीट का मॉडल भी काफी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता और ये न्यू नाजमाबाद अपार्टमेंट्स हैं, कौन सी कंपनीज की बेनिफिशियरी होगी, थोड़ी सी इस न्यूज को अगर आप डिटेल में डिस्कस करें। अच्छा, आप पूछ रहे हैं जी नया नाज़िमाबाद अच्छा जेवीडीसी है। जेवीडीसी का ही प्रोजेक्ट है बेसिकली। जेवीडीसी प्रॉपर्टी सेगमेंट में आती है एंड उसके अंदर नया नाज़िमाबाद और बाकी सेगमेंट्स हैं और ये आरिफ हबीब ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है जो रीट्स के सेगमेंट में जा रहे हैं। एंड देन रीट्स का हमें पता है कि जो एक एक हमने डीसीआर को देखा, इमेज का रीट आया, टीपीएल रीट फंड एक आरएफ फंड के नाम से है। तो बहुत सारे रीट्स अब हमने देखे हैं। अब इस सेगमेंट में पहले हम सिर्फ डीसीआर की बात करते थे, अब जब सिटी फार्मा अपना एक रीट की तरफ जा रहा था, तो बहुत सारी कंपनी अब रीट की तरफ जा रही हैं। उसमें अगर आप कंपाउंडिंग की बात करते हैं या शेयर अगर एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा प्लेस हो सकता है कि जो रीट सेक्टर है उसका एक रूल ये है कि उसे 90% अपने शेयर होल्डर को पे आउट करें इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो वहाँ पे कंपनी की बुक किस तरह की है, अगेन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी अब वर्टिकल लिविंग की तरफ जा रहे हैं और हमारे यहाँ हाउसिंग डिमांड भी उस तरह की है जहाँ पे आप ऑफिसेज हों। जैसे हम डीसीआर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हार्बर फ्रंट की बात करते हैं, डॉल्फिन सिटी मॉल की बात करते हैं, क्लिफ्टन वाले की। सिमिलरली नया नाज़िमाबाद की बात करते हैं तो हम हाउसिंग की बात करेंगे, हम ऑफिसेज की बात करेंगे। फिर उसके एक वैल्यू प्ले आएगा जिसमें आई थिंक इट वुड बी अ कंपनी। अब हम देखते हैं किस वैल्यू प्रोपोजिशन पर वो आएगा, किस तरह उसकी बुक होगी। बट आई थिंक यस, क्योंकि ग्रुप अच्छा है, सॉलिड है और ऑलरेडी अगर हम जेवीडीसी की बात करते हैं प्रॉपर्टी सेगमेंट में या अगर हम ओवरऑल ग्रुप की भी बात करते हैं आरिफ हबीब ग्रुप की, तो ओवरऑल उन्होंने एक अच्छी वैल्यू अपने शेयर होल्डर्स को बना के दी है इन द पास्ट। सो यस, तो मुझे लगता है कि नया नाज़िमाबाद अपना रीट लेकर आते तो उसमें एक अट्रैक्शन नजर तो जरूर आएगी। एंड हमने ये भी देखा है कि आरिफ हबीब ग्रुप ने ऑलरेडी इतने दे हैव बीन बुक रनर्स फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज इन दिस ईयर जितने आईपीओस आए। तो अगर उनकी कंपनी ही आएगी आईपीओ में तो वो तो फिर एक मैसिव स्केल पे आई थिंक सब्सक्राइब होगी। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमने जेवीडीसी वैसे भी बहुत बार रेकमेंड की है और रीट्स की हम बात करें डीसीआर भी कंपाउंडिंग के लिए एक अट्रैक्टिव स्टॉक है। मोइस, हम जेवीडीसी को अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम इसको डिस्कस करें, आपने इसकी कॉल भी दी थी पहले, सक्सेसफुली एग्जिट भी कराया था, स्ट्रेटजी भी बताई थी। इस न्यूज से लेके जेवीडीसी पे किस हद तक इम्पैक्ट आ सकता है, उसके शेयर प्राइस के अंदर अभी जिस लेवल पे ये मिल रहा है, क्या ये अट्रैक्टिव लेवल है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और स्विंग ट्रेड के हवाले से भी जेवीडीसी आपको अट्रैक्टिव लगता है, इस बारे में भी बताइए। आज की जो इसकी क्लोजिंग आई है जावेदान कॉर्पोरेशन की 142 के अराउंड आई है। अर्निंग्स वगैरह हम देखते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव रेट पर है। लास्ट टाइम जब मैंने कॉल दी थी मुझे याद है, और आई थिंक इस शो में हमारा पहला ही दिन था जिसमें मैंने कॉल देना शुरू की थी। जावेदान की पहली या दूसरी कॉल थी मेरी, 147 के अराउंड कॉल दी थी और 160 का टारगेट था और विद इन अभी का हमारे टारगेट भी अचीव हो गए थे। तो इस वक्त 142 पर मिल रहा था। अगर आप देखें जो मैंने कॉल दी थी वहां से भी 5 रुपए नीचे मिल रहा था। ऑब्वियसली इट्स अ मस्ट बाय। यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं तो मुझे जो इसका पहला टारगेट लगता है, अगर हम लंबे स्विंग की तरफ जाते हैं साल 2 साल के लिए, तो 200 रुपए का इसका पहला टारगेट है। और जो न्यूज आई है, जो इसका आईपीओ आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं। ऑलरेडी कंपनी अच्छी है, बहुत बड़ा एरिया है कंपनी के पास, और वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अब अंडर वैल्यू मुझे लगता है। 200 रुपए का इसका पहला टारगेट है, तो बिल्कुल इसके अंदर तो बाइंग सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सही। मोइस, जैसे आपने मार्केट का भी बताया, स्ट्रैटेजी भी आप ऑलरेडी बता चुके हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करें तो कौन से सेक्टर्स आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग, जैसे आपने रिफाइनरी भी बताया था अच्छा खासा चला, कौन से सेक्टर्स आपको ज्यादा बेहतर मोमेंटम में लग रहे हैं इस कमिंग वीक? देखिए इस वक्त मार्केट जो है ना पूरा सेक्टर फॉलो नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो मैं जरूर बताता। लेकिन अगर हम कंपनी वाइज बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर पीपीएल और ओजीडीसी, और मेन पीपीएल मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं पीपीएल के अंदर। इसके बाद केबल्स के अंदर फास्ट केबल का क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऑलरेडी मुझे अच्छा लगता था पहले से ही। कैपिटल गेन बहुत कम लोगों को दिया है और बड़े टाइम से 25 रुपए के अराउंड रुका हुआ था, जो कि अच्छी बात है। 27 रुपए का हो गया, अपर कैप लग गया। तो मुझे अब लगता है कि इसके अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग और अच्छी रैली बन सकती है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर एंग्रो होल्डिंग्स है हमारे पास, और पावर जनरेशन के अंदर हपको के अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ शेयर्स हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर फैसल बैंक मुझे बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लग रहा है कि मिल रहा है, तो इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। और इसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर निशात मिल, आई थिंक इसके अंदर आप बाइंग करें। और टेक्सटाइल के अंदर गुल अहमद भी है। तो टेक्सटाइल में तो दो सेक्टर, दो सीरप्स हैं और बाकी मैंने कुछ आपको कंपनीज बता दी, तकरीबन 7-8 बनती हैं। तो इनके अंदर अगर आप बाइंग करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा गेन हमें मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। बिल्कुल ठीक है, हमने स्ट्रैटेजी भी बता दी, मार्केट का एनालिसिस भी बता दी और स्पेसिफिक स्टॉक्स भी बता दिए। इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे कल रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर विद न्यू स्ट्रैटेजीज, एनालिसिस एंड स्टॉक्स। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।